देखिए, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन ये पहले होता था। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब ये स्लोगन कुछ इस प्रकार से बोला जाता है कि परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। मतलब ये है कि प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिस भी परफेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा रहे हैं। सेट्स तो हम रोज़ लगाते हैं, लेकिन जो सेट्स लगाते हैं उसके क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको ये जो सीरीज में लेकर के चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10वां है। इस सीरीज़ में हम आपको करीब कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 16 क्वेश्चन लाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आया हो या किसी न किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हो। मतलब कि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो लोग पेपर बनाते हैं उनके द्वारा ये चुने गए क्वेश्चन हैं। कोई भी बच्चा दावा नहीं कर सकता कि ये जो क्वेश्चन सर आपने बताया है ये तो कहीं आया ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसकी महत्वता को समझिए और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी सीखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यहाँ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चंस से कैसे डील किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस से लड़ा जाता है। पहला क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। 4 आपको यहाँ पर स्पेलिंग लिखे गए हैं, इनमें से जो सही है वो बताना है। यहां पर डियर स्टूडेंट जो सही है वो है जीबार्ड, GIBBERD। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। जीबर्ड का मतलब होता है अनाप शनाप, गड़बड़। बोलते ना कि अनाप शनाप क्यों बक रहे हो यार, वही वाला अनाप शनाप, GIBBERED। एक बात मैं और बार बार आपको कहता हूं कि जिसमें डबल लेटर वाले वर्ड रहते हैं वो वाला आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है इसकी स्पेलिंग सही है। आप इसे चाहे तो स्पेलिंग टेस्ट वाले सेक्शन में अपने लिख सकते हैं। अगला जो है इसका भी आपको स्पेलिंग ही बताना है कि कौन सा सही है। आपके सामने ऑप्शन है और ज़्यादा समय न देते हुए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि नोटेशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नोटेशन का मतलब होता है संकेत चिन्ह या अंकन पद्धति कह सकते हैं, NOTATION, नोटेशन। देखिए अब गर्मी का दिन शुरू हो चुका है, दिन बहुत बड़ा होगा और अभी कुछ काम नहीं, कुछ दिन बाद जो लोग किसान फैमिली से रिलेट करते हैं उनके लिए कुछ काम बढ़ जाएंगे खेती के। लेकिन अभी जो वक्त है वो थोड़े से आपको मौका है, आराम का वक्त है, और यही वक्त है जब आप आराम से दोपहर के समय प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एंटोनिम बताना है अबॉमिनेबल का। अबॉमिनेबल मतलब होता है बहुत बुरा या फिर घिनौना कह सकते हैं। इसका उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा जो होगा ना वो अट्रैक्टिव होगा। भाई घिनौना, आप एक ऐसी चीज़ बहुत घिनौना है, और दूसरा वही अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, और ग्रीन का मतलब गंभीर, और लॉसी का मतलब बहुत बुरा। बाकी के ऑप्शन क्लियर। यहाँ पर अट्रैक्टिव सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड आपके सामने है ये नरेशन से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताना है। क्वेश्चन है ये कि आई सेड टू हर कामा यूनिट कामा आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है ना नरेशन से, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं और उसमें नाउ वगैरह दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि नाउ को देन में चेंज करते हैं। नाउ को किस में करते हैं? देन में। तो पहली बात ये कि जिन ऑप्शन में नाउ को देन में नहीं चेंज किया होगा वो तो ऑप्शन ही गलत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में मोमेंट कर दिया, गलत है ना। तो इसी प्रकार से आप आगे चेक करते चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, विल दिया हुआ है तो विल को इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में प्रयोग करते हैं। विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में। तो सभी ऑप्शन में वुड दिया है। तो ऐसे ही देखते हैं, सेड टू को किस में करेगा? टोल्ड में करेगा। तो ये तो ऑप्शन ए ऑलरेडी गलत है। बी में देखते हैं, आई टोल्ड हर आई वुड डू इट देन, आई वुड डू इट देन। तो यहाँ पर कामा यूनिट कामा की जगह दैट नहीं लगाया, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही गलत हो गया। सी में देखते हैं, आई टोल्ड हर दैट आई वुड नॉट। अब नॉट कहाँ से आ गया इसमें? तो ये भी नहीं होगा। बाकी के 3 ऑप्शन अगर नहीं हुए तो सिंपल सी बात है कि चौथा ऑप्शन सही होगा। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है,
दूसरी बात, अब आइए इसको देख लेते हैं। आई टोल्ड हर, सेड टू को टोल्ड में किया, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाया। आई क्यों? क्योंकि आई को आई के अनुसार। विल का वुड और डू हो गया, फिर इट, नाउ को चेंज किया देन में और नेबर। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वह ईडियम फ्रेज से आपको बताना है स्मेल अ रेट। स्मेल अ रैट, वही रैट मतलब चूहा वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा यहां पर आपको बताना है। बताइए फटाफट, बहुत इजी है यहां पर। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है, तो आपको बता देना कि किसी धोखेबाजी या चालबाजी का संदेह होना। ऑप्शन बी, टू बिगिन टू सस्पेक्ट ट्रिकरी और डेसिपेशन, मतलब कि किसी भी धोखेबाजी या चालबाजी का संदेह होना। जब भी स्मेल अ रेट आए तो ये जो स्टेटमेंट है बदल सकता है, लेकिन जो भी स्टेटमेंट होगा उसमें सस्पेक्ट की बात जरूर की गई होगी, मतलब संदेह की बात की गई होगी, ठीक है। स्मेल अ रेट, अब समझिए इसको एक और उदाहरण से समझाते हैं आपको ना, समय है ना आपके पास, ठीक है, तो सुन लीजिए। होता यह है कि जब स्मेल मतलब महकना, ठीक है, और रैट मतलब चूहा। जैसे बिल्ली जब घर के अंदर प्रवेश करती है ना तो उसको चूहे महकते हैं, मतलब वो सूंघ लेती है कि किधर चूहा है, तो सस्पेक्ट करती है, मतलब वो संदेह करती है कि लग रहा है कि इस घर में या इस रूम में या इस बेड के नीचे, इस बॉक्स के नीचे चूहा है, ठीक है। तो वो क्या करती है? संदेह करती है। तो स्मेल अ रैट का मतलब सस्पेक्ट, स्मेल अ रैट का मतलब टू सस्पेक्ट। नहीं ना भूलेगा, जरूर नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा सा अपना माइंड को फोकस करके सुनेंगे हमारी बात को और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़रूर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएगा। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, द टेंडेंसी टू रिकॉर एट इंटरवल्स। यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब कह रहा है ना कि अंतराल पर पुनरावृत्ति करने की प्रवृत्ति, अंतराल पर पुनरावृत्ति करने की प्रवृत्ति, जिसको दौरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी, ठीक है, इसका मतलब दौरा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए साइनोनिम आपको बताना है। ये जो वर्ड है बहुत ही खूबसूरत, अग्राउंड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है फंसा हुआ। अग्राउंड का मतलब क्या होता है? फंसा हुआ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा साइनोनिम? स्ट्रैंडेड। साइनोनिम ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैंडेड, ठीक है। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हायर मतलब उच्चतर, बोलते हैं ना हायर है, ये उच्चतर है। और अफ्लोट का मतलब बहता हुआ, फ्लोट मतलब जो बहना होता है वही अफ्लोट मतलब बहता हुआ, ठीक है। बाउयेंट लिखा हुआ है ना, बाउयेंट का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट आपको यहाँ पर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है अ ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस थॉट जेस्चर। जेस्चर मतलब हाव भाव होता है। जेस्चर का मतलब क्या होता है? हाव भाव। मतलब यह है कि नाटकीय मनोरंजन जिसमें कलाकार हाव भाव, गति आदि के माध्यम से अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। किससे करते हैं? अपने जेस्चर से करते हैं, मतलब हाव भाव। उसमें बोलेंगे नहीं और मतलब साइलेंट रह करके कुछ ना कुछ इंटरटेन करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को पैंटमाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पैंटमाइन, ऑप्शन नंबर सी। पैंटमाइन का मतलब क्या होता है? मूक अभिनय। मूक अभिनय मतलब जिसमें बोला नहीं जाता है, जेस्चर से, हाव भाव से इंटरटेन किया जाता है, ठीक है। पैंटमाइन बोलते हैं, मूक अभिनय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके लिए, और एक्टिव पैसिव ये क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव से है। क्वेश्चन ये है कि माय फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बेंगलो। बेंगलो की स्पेलिंग देख लीजिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में, BUNGLOW, ठीक है। बताइए इसका पैसिव कैसे बनेगा? देखिए इसमें ये जो बिल्ड है ना, ये मेन वर्ब है, इसके बाद अ 6 बेडरूम बेंगलो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब ये चारों जो शब्द लिखे गए हैं इन चारों को पकड़ के सीधे सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आपको ना भटकाते हुए बताएं कि ऑप्शन नंबर डी सही है, और आइए इसी को दिखाते हैं क्यों सही है। देखिए अ 6 बेडरूम बेंगलो, ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इज
गोइंग टू बी इज गोइंग, यहाँ पर इज गोइंग है तो यहाँ पर गोइंग टू बी हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्ट बाई माई फादर, माई फादर को बनाएंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बाई माई फादर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10वां नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको इरर बताना है, फाइंड द इरर से ये क्वेश्चन है, और फाइंड द इरर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इरर बहुत छोटा होगा। देखिएगा, लिखा हुआ है कि वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीव्स ऑन अदर्स एज मच एज हिज वोन्स। अब बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है। इस प्रकार के सेंटेंस जब भी पूछें तो घबराना नहीं है कि सेंटेंस बहुत बड़ा है। सेंटेंस को एक एक पार्ट को आप आराम से चेक कीजिए, ठीक है। आइए चेक करते हैं। लिखा हुआ है कि वन शुड रिस्पेक्ट, कोई एरर नहीं है। रिलीजियस बिलीव्स ऑफ अदर, भाई सही बात है, दूसरे लोगों के धर्म को, रिलीजियस को और उनके बिलीव, उनके विश्वास को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एज मच एज, जैसे कि हिज वोन, मतलब जैसे कि उनका अपना। तो अब देखिए यहाँ पर जो पॉजेसिव आया है ना, हिज, ये किसके लिए आया है, किसके हिसाब से आया, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होता है ना, वन के हिसाब से होता है, वन के हिसाब से यहाँ पर ये लगता है। तो अगर यहाँ पर ही रहता तब यहाँ पर हिज लगता तो सही रहता, लेकिन जब यहाँ पर वन है तो वन का पॉजेसिव क्या होता है, वन का पॉजेसिव क्या होता है, वंस होता है ना, ओ एन ई और अपॉस्ट्रॉफी लगा करके एस, ऐसा वाला होता है, ओ एन ई अपॉस्ट्रॉफी एस। तो यहाँ पर हिज की जगह ये होना चाहिए था, ठीक है। एज मच एज वंस वोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिज नहीं बल्कि वन के हिसाब से वंस होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पर ही रहता तो यहाँ पर हिज कोई बात नहीं है। समझ में आई बात। तो यही इरर था। आपने देखा क्वेश्चन कितना बड़ा था और इरर कितना छोटा। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के कभी भी जब सब्जेक्ट वन से शुरू होना तो 99% आप ये समझ लीजिएगा कि वन का कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिया होगा और वो वन नहीं दिया होगा। इरर ऐसे ही जगहों पे मतलब होता है, ठीक है। तो जब इसी तरह से आप हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अनुभव मिलता रहेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछ सकता है। आपको तरीके पता होंगे। और ये दिन जो है गर्मी का चल रहा है तो बड़ा दिन होता है। इस बड़े दिन को आप बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए, भरपूर नींद लीजिए। आप लेजीपन आलस्य में मत रहिए, भरपूर जब जितना मन उतना सोइए, लेकिन जब पढ़िए तो पूरा फोकस के साथ पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी हमारा सेकंड चैनल में सुधीर पांडे व्लॉग के नाम से, उससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।